होम रूल और बिहार। बिहार का एक ऐसा टॉपिक जहां से हर साल बीपीएससी में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाले होम रूल आंदोलन और उसका क्या प्रभाव पड़ा बिहार में इन सारे पहलुओं के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, हमारे बिहार अनलॉक की हमारी सीरीज में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इससे पहले आप लोगों ने ऑलरेडी जो है हमारे 8 एपिसोड्स को देख लिया होगा और आज 9वें एपिसोड को आप सब लोग देखने जा रहे हैं। दोस्तों, होम रूल लीग की बात जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो नाम यानी कि बाल गंगाधर तिलक और साथ ही साथ एनी बेसेंट का आता है। आखिर क्या इंपैक्ट था इन दोनों का और बिहार जैसे क्षेत्र में उस दौर में लोगों को राष्ट्रवाद के नाम पर इकट्ठा करना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार में होम रूल लीग, लेकिन उससे पहले हमको जानना चाहिए कि आखिर भारत में होम रूल आंदोलन कैसे पनपा और क्या थी इसके पीछे की वजह। होम रूलिंग मूवमेंट की बात करते हैं तो 1916 से 1918 के बीच में होम रूल लीग हुआ। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो चल क्या रहा था, तो 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ और इस विश्व युद्ध के दौरान समस्याएं ये उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों ने सारा का सारा पैसा, क्योंकि किसी युद्ध को लड़ने के लिए हमको रिसोर्स की जरूरत होती है और वो सारा का सारा रिसोर्स अंग्रेज लोग कहां से ले रहे थे? अपने गुलाम देशों से। उनका गुलाम देश कौन था? तो हम थे। ऐसा ही कुछ हमको देखने को नजर आता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जहां पे भारतीय राष्ट्रवाद की एक नई लहर हमें देखने को नजर आती है। एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो हुआ यह था कि यहां पे अगर हम बात करते हैं तो डेट वाज द बेसिकली अ कैटलिस्ट फॉर चेंज, यानी कि बदलाव की प्रेरणा और एक पृष्ठभूमि। वर्ल्ड लेवल की बात अगर हम करें तो पहले विश्व युद्ध के दौरान यानी कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाद भारतीय सेनाओं ने महसूस किया कि साम्राज्यवादी संकट का लाभ उठाकर स्वशासन की मांग को मजबूत किया जा सकता है और ऑब्वियस सी बात है, ये सही मौका है कि हम लोग जो है अपने सेल्फ डोमिनेंस की बात करें। दोस्तों, स्वराज और पूर्ण स्वराज में डिफरेंस होता है। स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी तरीके से आजादी, और स्वराज यानी कि सम्मिलित, जैसे उस समय में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जैसा सिस्टम चल रहा था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आज के डेट में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों अपना है। आप इमेजिन कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर अपना हो और प्रेसिडेंट की जगह क्वीन हो, तो यही हमारा हो गया स्वराज। आपको बताते चले कि आयरलैंड में काफी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। यह आंदोलन सीधे तौर पर आयरिश होम रूल की तर्ज पर शुरू हुआ और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर जो भी स्वशासन है या ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आकर के अपने एक ऑटोनोमस स्टेटस को प्राप्त करना। यहां पे हमें दो लीडर्स देखने को नजर आते हैं। एक होती हैं बाल गंगाधर तिलक और एक होती हैं एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन की बात करते हैं तो अप्रैल 1916, और वहीं एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन की बात करते हैं तो यह सितंबर 1916 होता है। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो यह था बेलगांव, कर्नाटक। वहीं अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो यह हम लोग को मद्रास नजर आता है। बाल गंगाधर तिलक का एक और हेडक्वार्टर भी था जिसको हम कहते हैं पूना, तो पूना के क्षेत्र में भी इनका हेडक्वार्टर था। इस बात को भी दिमाग में रखना है। वहीं कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र और बॉम्बे को छोड़ करके जो भी महाराष्ट्र का एरिया था वो बाल गंगाधर तिलक के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार। वहीं अगर हम बात करते हैं तिलक के कार्य क्षेत्र को छेड़ करके पूरा का पूरा जो एरिया था वो था एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट और तिलक के होम रूल में यह फर्क था कि एनी बेसेंट जो थी ये एक्सपेंशन में, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि अपने ब्रांच के एक्सपेंशन पे यकीन करती थी, वही तिलक कंसोलिडेशन पे यकीन करते थे। एनी बेसेंट तो इतना तो क्लियर आपको हो चुका होगा कि जब पूरा का पूरा इस एरिया को छोड़ के सारा का सारा एनी बेसेंट का है तो अपना बिहार का क्षेत्र भी एनी बेसेंट के एरिया में ही आएगा। आपको बताते चले इनका मुख्य नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा, ये इनका मुख्य नारा था। और वहीं एनी बेसेंट की बात हम करते हैं तो एनी बेसेंट का मुख्य नारा था स्वशासन और राजनीति यानी कि जागरूकता का एक व्यापक प्रसार। दूसरी तरफ हम अगर बात करते हैं आंदोलन के, अगर हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट कोर ऑब्जेक्टिव थे। पहला था सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि खुद की सरकार हो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह पे डोमिनेंस स्टेटस की बात कर रहे थे। भाषाई राज्य, शिक्षा और प्रशासन में स्थानीय भाषाओं के उपयोग पर जोर देना विशेषकर तिलक द्वारा समर्थित था। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जनसभा, पुस्तकालय, इसके अलावा इससे पैम्पलेट्स के माध्यम से आम जनता को अधिकारों की प्राप्ति और राजनीति के रूप से उनको इनकरेज करना, उनको अवेयर करना कि आखिर क्यों ये हमारे लिए जरूरी है।
इनके कुछ इंपैक्ट भी हुए, इनके कुछ की अचीवमेंट्स भी हुए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो मास एक्सेप्शन यानी कि इनका जो पॉलिटिकल का डायमेंशन था वो केवल जो बुद्धिजीवी तक सीमित न रहकर पहली बार जो है आम जनता तक पहुंचा था और कांग्रेस जो है एक एक्टिव संगठन के रूप में उभरी थी। वहीं लखनऊ समझौते की बात जब हम करते हैं तो होम रूल के नेताओं के प्रयास से कांग्रेस ने नरम और गरम दल में, ऑब्वियस सी बात है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दोस्ती होती है और यही अल्टीमेटली आगे जाकर के अगस्त घोषणा जो 1917 में हुई थी, बढ़ते दबाव के कारण भारतीय सचिव की बात करते मोंटेग ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। यह इसका एक प्रमुख लक्ष्य था। तो हम कह सकते हैं कि इसके ये की अचीवमेंट्स के रूप में नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो विचार प्रसार के अस्त्र, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं की बात करते हैं तो तिलक के कुछ प्रकाशन से जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में किया जाने वाला था, जिसमें नेशनलिस्ट विचारधाराओं को बताया जा रहा था, अंग्रेजी भाषी वर्ग में प्रसार किया जा रहा था। वहीं अगर हम बात करते हैं तो केसरी जो कि मराठी भाषा में था और स्थानीय भाषा में जन जागरण का एक इंपॉर्टेंट था। वहीं एनी बेसेंट की कुछ पत्रिकाओं की बात करें तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट की थी जो कि ब्रिटिश नीतियों की आलोचना, उनका जो है क्रिटिसिज्म करती थी। और कॉमनवेल की बात करते हैं तो ये होम रूल के दर्शन और राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करता था। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आंदोलन का अवसान 4 प्रमुख कारण था। ऑब्वियस सी बात है कि स्लो फेड क्यों हुआ, 1918 में आंदोलन क्यों समाप्त हो जाता है, क्यों कमजोर हो जाता है, तो नेतृत्व में बदलाव, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद उनकी राजनीतिक जो जीवन है उसमें नरमी आने लगी। तिलक का प्रस्थान, एक महामहिम के मुकदमे के सिलसिले में बाल गंगाधर का अचानक विदेश इंग्लैंड जाना हुआ। और ऑब्वियस सी बात है गांधी जी का उदय जो कि सत्याग्रह का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे भारतीयों के लिए। वहीं ब्रिटिश रियासतें मॉन्टे चेम्सफॉर्म सुधार की घोषणा, जिसमें कांग्रेस का नरमपंथी धारा जो है वो संतुष्ट हो गया और यही अल्टीमेटली जो है आगे जाकर के इस होम रूल आंदोलन के कमजोर होने की वजह बनी। वहीं अपने बिहार की बात करते हैं तो बिहार में होम रूल एक नई शुरुआत लेकर के आती है, जहां पे बिहार में राजनीतिक चेतना का उदय और ऑब्वियस सी बात है कि सेल्फ गवर्नमेंट का उदय होता है, जहां पे बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुई। स्थान था बांकीपुर। इसका उद्देश्य था संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमको सेल्फ गवर्नमेंट प्राप्त करना, स्वशासन प्राप्त करना और जनता के बीच राजनीतिक अधिकारों की हम कह सकते हैं कि प्राप्ति कराना। बिहार लीग का नेतृत्व ढांचा अगर हम बात करते हैं तो बिहार में कुछ ऐसा लीग थे। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मजरूल हक, इसके उपाध्यक्ष खान बहादुर सरफराज हुसैन खान और राय बहादुर पुरेंदु नारायण सिन्हा थे इसके उपाध्यक्ष। सचिव के रूप में चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह जो है ये सचिव के रूप में जाने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बिहार में आंदोलन का विशाल प्रचार प्रसार अगर हम देखें तो मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद के अथक प्रयासों से होम रूल की स्थापना हुई। पटना ऑब्वियस से बात है राजधानी है तो एक आंदोलन का एक इंपॉर्टेंट सेंटर तो हो ही जाता है। सारण की बात करते हैं तो सक्रिय जो यहां पे एक्टिव काफी ज्यादा विंग्स था। गया की बात करते हैं तो स्थानीय युवा काफी ज्यादा इसमें प्रोत्साहन दिए। श्रीमती एनी बेसेंट बिहार में 2 बार आती है, 18 अप्रैल 1918 और 25 जुलाई 1918। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है, पिछले बार भी यहां से क्वेश्चन बना था। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए एनी बेसेंट 2 बार पटना का दौरा करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो मजरूल हक जो कि इनको कहा जाता है आर्किटेक्चर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये जोर करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। विचारों का प्रसार, एनी बेसेंट और तिलक के जो राष्ट्रीय विचार हैं उनका सफलतापूर्वक बिहार में स्थानीय स्तर पर पहुंचाया और उनके साथ ही साथ यह जो है भविष्य की एक नींव जो है यहां पे रखी जाती है। इतना ही अगर हम बात करते हैं तो इसका कंक्लूजन ये होता है कि गांधी युग में प्रवेश करने से पहले एक पूरा का पूरा जो स्टेबल जो है एक लोगों के अंदर जनचेतना के साथ चीजें हमें नजर आती है। भारतीय राजनीति को मुख्य धारा से जोड़ना, शांतिपूर्ण विरोध का एक प्रदर्शन करना और बिहार युवाओं को, वकीलों को एक विशाल कैडर के रूप में तैयार करना। पहले सिर्फ और सिर्फ आंदोलन जो था सीमित जो इंटेलेक्ट क्लास था उनके अंतर्गत था और इस आंदोलन ने एक ब्रिज के रूप में काम किया जो आगे गांधी जी का चरण सत्याग्रह या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सबों में एज अ ब्रिज के रूप में काम करता है। होम रूल लीग भले ही 1919 तक धीमा पड़ गया, लेकिन उसमें मजबूत राजनीतिक जमीन जो बैकग्राउंड है उसको तैयार करके दिया, जिसने गांधीवादी जन आंदोलन की इमारत जो है आगे जाकर के खड़ी होती है। कुछ इसी प्रकार से बिहार स्पेशल को आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू टाइप से पढ़ने के लिए आपको सारथी बैच में जुड़ना चाहिए। सारथी बैच की बात जब हम करते हैं तो यह कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे वो किसी कोचिंग में पढ़ता हो, किसी कोचिंग में ना पढ़ता हो, ऑनलाइन पढ़ता हो, ऑफलाइन पढ़ता हो, लेकिन आपके बकेट लिस्ट में सारथी बैच होना ही होना चाहिए।
आखिर क्यों होना चाहिए आपके बकेट लिस्ट में सारथी बैच? तो इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिवीजन तीनों मिलता है। इस बैच में निर्णायक जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिलता है, यानी कि टेस्ट सीरीज भी आपको इस बैच में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बताते चले इस बैच की खास बात कि यह 5000 एमसीक्यू बेस्ड बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज कवरेज इसमें नजर आ जाता है, यानी कि हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या दी जाएगी इसमें आपको 5000 एमसीक्यू में कि सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। साथ ही साथ इसमें आपका इसका विस्तृत समाधान प्रदान किया जाएगा और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको इससे आएगी। इसके अलावा डेली हम कह सकते हैं प्रैक्टिस से स्पीड और रिटेंशन दोनों बेहतर होगा, और ऑब्वियस सी बात है स्कोर एनालिसिस, एक्यूरेसी, वीक परसेंट टॉपिक जो है उसमें बेहतर किया जाएगा। एमसीक्यू, पीडीएफ, रिवीजन नोट, करंट अफेयर्स मैगजीन, क्विक रिवीजन इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। चाहे आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट को 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से हम इसमें कवर अप कराएंगे। उसके अलावा आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलता है। तो मेरे भाई, मेरे मेंटरशिप के लिए आपको क्या यूज करना है, तो आदि लाइव जो है कोड का इस्तेमाल करना है। कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, आपके समक्ष में स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। यहां पे आप जाएंगे, सारथी सर्च करेंगे, देखिए सारथी एमसीक्यू 72nd प्रीलिम्स बैच आया। इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप आदि लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिएगा, कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, क्योंकि आदि लाइव कोड लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलता है। और ये आदि लाइव कोड लगा करके ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है। तो आदि लाइव कोड लगा करके मात्र 2000 रुपए में इस कोर्स को आप लेंगे, और उसके बाद हमको एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 कि सर आपको जो है आपका हमारा मेंटरशिप चाहिए। आदि लाइव कोड लगा करके हम आपको बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे, लेकिन मेंटरशिप हम आपको हर सब्जेक्ट में इसमें प्रदान करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।